BSPSCL जूनियर अकाउंट्स क्लर्क डे 14। और आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर इस टॉपिक को डिटेल में कवर करना चाहते हो तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाओ, बिजनेस स्टडीज क्लास 12 के प्लेलिस्ट में, और यहाँ पे आप लोग चेक कर लो यूनिट 19.1, यूनिट 9.2, यूनिट 9.3। ये 3 यूनिट जो है ये आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डिटेल में कवर किया हुआ है, तो आप लोग जाकर देख सकते हो। तो चलो, हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है तो हमारे एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेज इन कैपिटल स्ट्रक्चर वुड यू रिकमेंड फॉर ग्रोथ एट फास्टर रेट। यानी कि यहाँ पे क्या कर रही है, कंपनी को ग्रो करना है फास्टर रेट पे, जल्दी जल्दी ग्रो करना है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस करें हम कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो फास्टर रेट पे हो। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है पहले हम समझते हैं। मान लो सपोज करो कि कंपनी को 10 लाख रुपए फाइनेंस की ज़रूरत है। कितना रुपए की? 10 लाख रुपए की। फाइनेंस का मतलब होता है एक तरह से फंड कह सकते हो, पैसा कह सकते हो, धन कह सकते हो, ये आपका फाइनेंस हो गया। जिस तरह मनुष्य को ज़िंदा रहने के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है, उसी तरह बिजनेस को चलाने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत होती है। अगर फाइनेंस नहीं रहेगा तो आपका बिजनेस नहीं चला पाओगे। तो बिजनेस का मेन आपका कॉन्सेप्ट क्या है कि फाइनेंस होना चाहिए। विदाउट फाइनेंस आप बिजनेस को चला ही नहीं सकते हो। अब मान लो कंपनी को 10 लाख रुपए फाइनेंस चाहिए, तो कंपनी ये फाइनेंस कैसे अरेंज करेगा? तो अलग अलग सोर्सेस से अरेंज करता है। जैसे कंपनी पब्लिक को इक्विटी शेयर इशू करके फाइनेंस अरेंज कर सकता है। डेट से, डेट का मतलब लोन, लॉन्ग टर्म लोन कहते हैं इसको, डेट से वो फाइनेंस अरेंज कर सकता है। करेंट लायबिलिटी से वो फाइनेंस अरेंज कर सकता है। रिटेन्ड अर्निंग से वो फाइनेंस अरेंज कर सकता है। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब होता है कि कंपनी का वह प्रॉफिट जो डिविडेंड देने के बाद कंपनी के पास बचता है, और कंपनी का मैनेजमेंट इसको अपने मैनेजमेंट के लिए यूज करती है। तो बेसिकली रिटर्न, जैसे मान लो कंपनी का प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट 2 भाग में बंटता है। एक भाग होता है डिविडेंड जो शेयर होल्डर को दिए जाते हैं, और एक भाग होता है जो कंपनी का मैनेजमेंट अपने पास रखती है, जिसको रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। तो ये अलग अलग सोर्सेज से कंपनी मान लो 10 लाख रुपए अरेंज करेगी। तो मान लो इक्विटी शेयर से उसने 3 लाख रुपए का अरेंज किया। डेट यानी कि लोन लेकर उसने 5 लाख का अरेंज किया। करेंट लायबिलिटी से मान लो 1 लाख का लोन अरेंज किया। करेंट लायबिलिटीज आपका शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होता है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। रिटेन्ड अर्निंग से 1 लाख अरेंज हुआ। तो इस तरह क्या देख रहे हो कि कंपनी को 10 लाख रुपए चाहिए, ये अलग अलग सोर्सेस से कंपनी अरेंज करता है एक प्रोपोर्शन में। इसी प्रोपोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी कि कंपनी को जब फाइनेंस चाहिए तो कंपनी फाइनेंस के अलग अलग सोर्सेस से फाइनेंस अरेंज करता है। तो जो अलग अलग सोर्सेस से फाइनेंस अरेंज कर रहा है उसका अगर हम प्रोपोर्शन निकालें, वो प्रोपोर्शन आपका क्या कहलाएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर। जैसे इसका प्रोपोर्शन निकालोगे तो 10 लाख का 3 लाख अरेंज हो रहा है मतलब 30%, 10 लाख का 5 लाख अरेंज हो रहा है मतलब 50%, 10 लाख में से 1 लाख अरेंज कर लिए 10%, ये 10%। तो प्रोपोर्शन क्या बन रहा है कि 10 लाख फाइनेंस कंपनी कैसे अरेंज करेगा, 30% इज टू 50% इज टू 10% इज टू 10%। अगर इसको चाहो तो रेशियो में भी निकाल सकते हो। तो फाइनेंस को अलग अलग सोर्सेस से कंपनी अरेंज करती है, तो एक प्रोपोर्शन में अरेंज करती है, वही प्रोपोर्शन आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। अब बोला जा रहा है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में हम क्या चेंजेस करेंगे कि कंपनी का ग्रोथ जो है वो फास्टर रेट में हो। तो देखो, पहला ऑप्शन है इनकॉर्पोरेट मोर रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन अर्निंग का मतलब कंपनी का प्रॉफिट जो मैनेजमेंट अपने पास रखी हुई है, ये उतना अमाउंट का होता नहीं है, क्योंकि कंपनी को ज़्यादा ग्रो करने के लिए ज़्यादा फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, मोर फाइनेंस। तो यहाँ पे तो आपका रिटेन अर्निंग से पॉसिबल नहीं है। रिटेन अर्निंग से आप ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते। हालांकि हो सकता है कि कंपनी का प्रॉफिट इतना अधिक हो कि हम ग्रो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल हमेशा नहीं होता है, क्योंकि आप तभी ग्रो करोगे जब आप न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे। मान लो, और न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको लार्ज अमाउंट में पैसे की ज़रूरत पड़ेगी।
तो रिटेन अर्निंग से पॉसिबल नहीं है। थर्ड है मर्ज विथ अदर कंपनी। अदर कंपनी में मर्ज करना ये आपका सोल्यूशन नहीं है, ये आपका प्रोसेस कहलाता है एब्जॉर्प्शन। आप किसी कंपनी के साथ मर्ज करोगे तो ठीक है, आपका फाइनेंस बढ़ेगा, लेकिन लायबिलिटी भी तो बढ़ेगा ना, तो ये भी आपका सही सोल्यूशन नहीं है, सही रिकमेंडेशन नहीं है। पे मोर डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर को हम डिविडेंड देंगे तो फाइनेंस कम होगा, जबकि हमको ग्रोथ के लिए अधिक फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। तो आंसर क्या हो गया? बी, हम लोन लेंगे, इनकॉर्पोरेट डेट इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। क्योंकि लोन लेंगे, क्योंकि लोन ही एकलौता ऐसा हमारा सोर्स है जिसमें समय नहीं लगता। जब आपको चाहिए आप लोन ले सकते हो, लोन लोगे तो आपका फाइनेंस बढ़ेगा, और जब फाइनेंस बढ़ेगा तो आप नया प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे, जहाँ से आपको रिटर्न आएगा, आपका ग्रोथ फास्ट रेट में होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आंसर आपका बी हो गया। हालांकि लोन लेने में रिस्क भी है। रिस्क क्या है कि आपको लोन रिपेमेंट करना होगा, और साथ में एक एक्सपेंस आपका ऐड हो रहा है जिसको कहेंगे इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट भी पेड करना है, साथ में लोन भी रिपेमेंट करना है, तो रिस्क तो बढ़ रहा है। लेकिन अगर आपको ग्रो करने हैं जल्दी तो आपको अधिक फाइनेंस चाहिए, तो कंपनी इस केस में क्या करेगी? वो फाइनेंशियल लिवरेज बढ़ा देगी। मतलब कि वो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी के साथ साथ वो डेब्ट का भी यूज करेगी, ताकि उसको और फाइनेंस मिल जाए, और अधिक फाइनेंस उसके पास रहेगा तो ग्रो करेगा, ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो हमेशा याद रखना कि ग्रोथ फास्टर रेट पे चाहिए तो फाइनेंस चाहिए। अब इक्विटी में क्या होता है कि इक्विटी शेयर पब्लिक को इशू किया गया, और पब्लिक को सब्सक्राइब करते करते समय लगता है। दूसरा चीज़ है कि जितना आप इक्विटी शेयर इशू किए, जरूरी नहीं कि पूरा इक्विटी शेयर सब्सक्राइब हो ही जाए। तो बेस्ट तरीका क्या है कि अगर ग्रोथ फास्टर रेट पे करने हैं तो डेब्ट का प्रयोग करें, लोन का प्रयोग करें। आंसर बी हो गया इसका। सेकंड है डैश इज द डिसीजन रिलेटेड टू कंपोजिशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर एंड आल्सो डिपेंड्स अपॉन एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू जनरेट कैश। देखो, 3 तरह का डिसीजन होता है। एक डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन में कंपनी डिसाइड करती है कि कितना प्रॉफिट का कितना पार्ट डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर को देना है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपका होता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में डिसाइड किया जाता है कि कौन सा एसेट्स को हम पिक करें, किस एसेट्स में पैसा लगाएं। फाइनेंसिंग डिसीजन होता है, फाइनेंस हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कैसे अवेलेबल होगा। तो बेसिकली हम अगर बिजनेस का ये चेक करना चाहें, कैश जनरेट कर सकता है नहीं चेक कर सकता, इसका मतलब क्या है कि कंपनी को लोन लेने की ज़रूरत पड़ रही है। यानी कि कंपनी अगर लोन लेगा तो कंपनी पहले अपना क्या चेक करेगा? और चेक करेगा कि वो कैश पोजीशन उसका क्या है। क्योंकि लोन लेने में 2 आपका फैक्टर है। एक तो आपको रीपेमेंट करने के लिए पैसा चाहिए, और दूसरा है इंटरेस्ट पेड करने के लिए भी आपके पास पैसा चाहिए। तो बेसिकली हमारा कौन सा डिसीजन से रिलेटेड है ये आपका स्टेटमेंट? फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन इज द डिसीजन रिलेटेड टू कंपोजिशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। क्योंकि लोन आपका क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट है। कैपिटल स्ट्रक्चर के कंपोजिशन में आपका आ जाएगा इक्विटी, डेट या लोन। आपका प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर तो होगा ही, रिजर्व, सरप्लस, करंट लायबिलिटीज और रिटेन्ड अर्निंग, ये सारे कैपिटल स्ट्रक्चर के कंपोजिशन होते हैं। एंड आल्सो डिपेंड्स अपॉन एबिलिटी ऑफ बिजनेस टू जनरेट कैश। और फाइनेंसिंग डिसीजन क्या है? वो डिपेंड करता है कि बिजनेस के पास क्षमता है कि वो कैश जनरेट कर सकता है। मतलब कि कैश जनरेट करोगे तभी तो आप लोन का रिपेमेंट कर पाओगे, तभी तो आप इंटरेस्ट पेड कर पाओगे। तो अगर लोन लेने का आप सोच रहे हो, यानी कि आपको अगर कंपनी को फाइनेंस चाहिए, तो इसके लिए कंपनी क्या करती है? अपना एबिलिटी चेक कर लेती है कि वो कैश कितना जनरेट कर सकता है, कैश फ्लो पोजीशन वो अपना देखना चाहेगी। तो बेसिकली फाइनेंसिंग डिसीजन, यानी कि डिविडेंड डिसीजन क्या है कि ये आपको उतना इन्वेस्टमेंट या क्या कहते हैं, डिविडेंड डिसीजन में सिर्फ डिविडेंड देना है, तो कंपनी इतना एफर्ट कर लेती है। अगर कंपनी के पास पैसा ना हो तो कंपनी डिविडेंड ना देकर बोनस शेयर इशू कर लेती है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन ये कंपनी के हाथ में है कि कंपनी इन्वेस्टमेंट करे या ना करे। लेकिन फाइनेंसिंग डिसीजन, अब कंपनी को अचानक से पैसे की जरूरत पड़ेगी, कंपनी नहीं अरेंज करेगा पैसा, तो फिर बिजनेस चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो फाइनेंसिंग डिसीजन आपका मेन डिसीजन होता है। ऐसे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 मेन डिसीजन है, लेकिन हमारा जो स्टेटमेंट है वो किससे रिलेटेड है? फाइनेंसिंग डिसीजन से रिलेटेड है। क्योंकि फाइनेंसिंग डिसीजन यानी कि अब अगर हम लोन लेने जा रहे हैं तो हमको पहले अपना एबिलिटी चेक करना है कि हम कैश जनरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आंसर हो गया फाइनेंसिंग डिसीजन। थर्ड है तुम्हारा
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज। आप लोग पढ़े होंगे क्लास 12th में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं। अब यहाँ पे तुम्हारा सवाल आता है कि अगर हम मैनेजमेंट करें किसी भी चीज़ का, जैसे हम मान लो करें कोई स्कूल का मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो बेसिकली स्कूल के मैनेजमेंट में ये सारे 5 काम होंगे। उसी तरह अगर हम कॉलेज का मैनेजमेंट कर रहे हैं तो कॉलेज का मैनेजमेंट में यही 5 काम होगा। अगर हम किसी कंपनी का मैनेजमेंट कर रहे हैं तो यही 5 काम होगा। अगर हम प्रोडक्शन का मैनेजमेंट कर रहे हैं तो प्रोडक्शन में भी ये 5 काम होगा। तो कोई भी एक्टिविटीज़ का अगर मैनेजमेंट करते हो तो ये आपको 5 काम करने हैं। तो यहाँ कौन सा एक्टिविटीज़ का बोल रहा है? फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना क्या कहलाएगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाएगा। मैनेजमेंट मैनेजमेंट का ये सब फंक्शन है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। और अगर फाइनेंशियल एक्टिविटीज से रिलेटेड ये सारा काम हो रहा है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड काम हो रहा है तो एडवर्टाइजमेंट मैनेजमेंट। अगर मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का ये सारा काम हो रहा है तो मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो यहाँ पे फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का ये सारा काम हो रहा है, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आंसर 3 का डी। 4 नंबर है द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस इज नॉट लाइकली टू बी लो। मैंने कहा वर्किंग कैपिटल का ज़रूरत, मैंने लो, नॉट लाइकली टू बी लो का मतलब हाई। सीधा सीधे समझो, जहाँ वर्किंग कैपिटल की अधिक ज़रूरत होगी। तो बेसिकली क्या होता है, कंपनी में 2 तरह के कैपिटल होते हैं, एक फिक्स कैपिटल और एक वर्किंग कैपिटल। तो दोनों कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए अगर ऑर्गेनाइजेशन को चलाना हो तो वर्किंग कैपिटल का ज़रूरत कहाँ पे हाई होगा, ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा जा रहा है। नॉट लाइकली टू बी लो का मतलब कहाँ वर्किंग कैपिटल हाई है। तो पहला देखो, व्हेन द रॉ मटेरियल इज इजीली अवेलेबल। अगर रॉ मटेरियल आपके पास अवेलेबल है तो यहाँ वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत क्या है? कम है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी जब रॉ मटेरियल नहीं होगा, क्योंकि वर्किंग कैपिटल रहेगा तभी तो हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल आपके पास आसानी से अवेलेबल है तो वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, लो मान लो। सी नंबर है द स्केल ऑफ बिजनेस ऑपरेशन इज स्मॉल। जब बिजनेस छोटा है तो वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत कम पड़ेगी। जब इन्फ्लेशन रेट आपका लो है तो वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत कम पड़ेगी। लेकिन बी ऑप्शन देखोगे, व्हेन द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस आर हाई। तो जब बिजनेस का जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है वो हाई है तो यहाँ अधिक वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। ग्रोथ चाहिए तो ज़्यादा फाइनेंस चाहिए, ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा जरूरत पड़ रही है, हाई। तो यहाँ पूछ रहा है नॉट लाइकली टू बी लो, मतलब कि हाई। आंसर क्या हो गया? बी हो गया। जब बिजनेस का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हाई है तो अधिक वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। यही ना पूछ रहा है नॉट लाइकली टू बी लो का मतलब कहाँ वर्किंग कैपिटल की अधिक जरूरत पड़ेगी। तो आंसर बी, ये वाला बच्चों। 5 नंबर है इन मेक और बाय डिसीजन इट इज़ प्रॉफिटेबल टू बाय फ्रॉम आउटसाइड। देखो कंपनी क्या करती है ना, कंपनी को परचेस करना हो तो 2 तरीका है। एक तो मान लो जैसे ले लो कि कंपनी क्या करती है, अपने परचेज डिपार्टमेंट से ही सामान मंगवाएगी, सामान खरीदेगी, उसका एक सेगमेंट हो गया। और नहीं तो फिर क्या होता, आउटसाइड सप्लायर से वो सामान खरीदेगी। तो मेक और बाय डिसीजन में क्या कर रहा है, प्रॉफिटेबल बताना है कि अगर हम आउटसाइड से खरीदें, कब खरीदेंगे? व्हेन द सप्लायर्स प्राइस इज बिलो द फॉर्म्स ऑन। कौन सा कॉस्ट से कम होना चाहिए? तो देखो कंपनी अगर डिसाइड करती है कि वो आउटसाइड सप्लायर से खरीदे तो हमेशा याद रखो कि जिस प्राइस पे वो खरीदे वो वेरिएबल कॉस्ट से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो अगर उसका सप्लायर का जो प्राइस है, जिस प्राइस पे वो मटेरियल दे रहा है, अगर वेरिएबल कॉस्ट से कम हो तभी वो बेस्ट है, प्रॉफिटेबल है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब इसका थोड़ा थ्योरेटिकल हम लोग देख लेते हैं, इसका थ्योरी क्या कहता है। इन अ मेक और बाय डिसीजन
द कंपनी कंपेयर द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट इन हाउस वर्सेस परचेजिंग इट फ्रॉम एन एक्सटर्नल सप्लायर। यहाँ पे क्या कर रहे हो कि परचेज डिपार्टमेंट से एक ऑप्शन है खरीदने का और एक आउटसाइड सप्लायर से। तो हम पहले कंपेयर करेंगे कि हमको कहाँ से प्रॉफिटेबल मिल रहा है, किस आधार पे हम कंपेयर करेंगे। आगे लिखा है फिक्स कॉस्ट तो हमें यूज करना नहीं है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट क्या होता है, संक कॉस्ट। संक कॉस्ट का मतलब ऑलरेडी हैज गॉन, जो खर्चा हो गया, वह कॉस्ट जो गया वो तो होना ही है, वो तो आपको खर्च करना ही है। दे आर इनकर्ड रिगार्डलेस ऑफ द डिसीजन, चाहे आप प्रोडक्शन करो या ना करो, आप काम स्टार्ट करो ना करो, फिक्स कॉस्ट आपका लग गया और लग गया। तो फिक्स कॉस्ट तो यूज करना नहीं है। देयर फॉर द कंपेरिजन फोकसेज ऑन वेरिएबल कॉस्ट विच आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन। मतलब प्रोडक्शन के हिसाब से आपका वेरिएबल कॉस्ट होगा। प्रोडक्शन अधिक होगा तो वेरिएबल कॉस्ट अधिक होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट कम होगा। वेरिएबल कॉस्ट में आपका रॉ मटेरियल आ जाता है, डायरेक्ट लेबर और अदर आपका ऐसे एक्सपेंस जो वेरिएबल नेचर के हो, वो लेवल ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से वेरी करता है। तो इफ़ द सप्लायर्स प्राइस पर यूनिट इज लोअर देन द फर्म्स वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि सप्लायर का प्राइस जो है वेरिएबल कॉस्ट से कम है, तब वो इकोनॉमिकल है, प्रॉफिटेबल है कि वो सप्लायर से खरीदे। इफ़ द सप्लायर प्राइस एक्सीड द वेरिएबल कॉस्ट, तब यहाँ पे जो कंपनी है वो ये डिसीजन को इग्नोर करेगी, तब वो रिजेक्ट कर देगा कि हमको आउटसाइड सप्लायर से परचेज नहीं करना। आउटसाइड सप्लायर से परचेज करने का कंडीशन क्या हुआ कि सप्लायर का जो प्राइस है वो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से कम हो। तो ये आपका मेन आपका हो गया आंसर बी। 6 नंबर है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, यानी कि लिस्ट 1 है आपका, लिस्ट 2 है, तो कैसे मैच करोगे, पहले ये सब पता तो होना चाहिए ना कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले ब्रेक इवन पॉइंट देखो। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब लेवल ऑफ सेल और लेवल ऑफ प्रोडक्शन जिस पे बिजनेस का टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट क्या हो, इक्वल हो। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, सेल या प्रोडक्शन का वह लेवल जिस पर बिजनेस का टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल हो, मतलब कि ना प्रॉफिट हो या ना लॉस हो, नाइदर प्रॉफिट और नॉर लॉस। तो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो इसका होता है फिक्स कॉस्ट ले लेना है डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इसको हम लोग कंट्रीब्यूशन भी कहते हैं। सेलिंग माइनस सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट को क्या कहेंगे, कंट्रीब्यूशन। तो ब्रेक इवन पॉइंट का एक और फार्मूला हो जाएगा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। तो देखो ऑप्शन में क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट का फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यानी कि 1 का आंसर हो गया 2। ठीक है, फिक्स कॉस्ट क्या होगा, तो जैसे हम लोग टोटल कॉस्ट करते हैं तो टोटल कॉस्ट को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक फिक्स कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर हम फिक्स कॉस्ट निकालना चाहें तो वेरिएबल कॉस्ट इधर आ जाएगा, तो टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा सेकेंड का, ये पहला वाला फिक्स कॉस्ट इक्वल टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी बी का 1 हो गया। सी है प्रॉफिट वॉल्यूम। प्रॉफिट वॉल्यूम क्या होता है, तो प्रॉफिट वॉल्यूम एक तरह का रिलेशन को बताता है, किसके बीच का, कंट्रीब्यूशन मार्जिन एंड सेल्स प्राइस। तो प्रॉफिट वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन, अगर परसेंटेज में निकालना चाहो तो 100 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, रेवेन्यू या सेल्स। तो ये फॉर्मूला देखो प्रॉफिट वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन इंटू 100 बाई सेल्स रेवेन्यू। तो सी का हो गया आपका 4। कंट्रीब्यूशन का अभी हमने फॉर्मूला बताया, कंट्रीब्यूशन का क्या होता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन का सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट यानी कि डी का 3। तो आंसर हो गया ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। देखो तो आंसर ए। तो बस पता होना चाहिए, ये आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, बीकॉम पार्ट 3। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रोजेक्ट ए हैज एन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR, मतलब IRR का मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 21% है। तो प्रोजेक्ट ए का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है 21%, प्रोजेक्ट बी का कितना है 7% इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, प्रोजेक्ट सी का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 31% और प्रोजेक्ट डी का है आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 25%।
तो विच ऑफ दीज वुड बी द बेस्ट प्रोजेक्ट, तो बेस्ट प्रोजेक्ट वही होगा जो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, यानी कि 31%। कौन सा प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट सी। आंसर सी हो गया 7 का। 8 नंबर है तुम्हारा, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो इसके लिए आपको फार्मूला याद रखना होगा, तो कुछ फार्मूला हम लिख दे रहे हैं। जैसे फाइनेंशियल लिवरेज, इसका फार्मूला होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट। तो फार्मूला याद रहेगा तभी बना पाओगे। तो ए का 2 हो गया। सेकेंड है कंट्रीब्यूशन मार्जिन का, तो फार्मूला बताएं, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो बी का 4 हो जाएगा। ऑपरेटिंग लिवरेज का क्या फार्मूला होता है? ऑपरेटिंग लिवरेज का फार्मूला होता है आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ऑपरेटिंग लीज का हो जाएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि सी का 1। कंबाइंड लिवरेज का फार्मूला क्या होगा? कंबाइंड लिवरेज का फार्मूला होता है आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट। तो डी का हो जाएगा 3। तो आंसर आपका कौन सा हो गया? डी वाला हो गया। ए का 2, ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। आंसर डी। 9 नंबर देखते हैं हम। एजर्शन है और रीजन है। एजर्शन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द ट्रेड ऑफ थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ए कंपनी शुड एम टू स्ट्राइक अ बैलेंस द बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंसिंग। ये एजर्शन हो गया। रीजन क्या कहता है? डेट फाइनेंसिंग प्रोवाइड्स टैक्स एडवांटेजेस थ्रू इंटरेस्ट डिडक्टिबिलिटी। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में अगर हम इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट कम होगा, तो टैक्स बेनिफिट होगा। बट इट आल्सो एक्सपेंसेस, लेकिन एक्सपेंसेस भी है आपका, क्योंकि आपको इंटरेस्ट देना भी है। तो एक एजर्शन यानी कि सीधा सीधी समझो कि कैपिटल स्ट्रक्चर के कौन से कंपोजिशन की बात कर रहा है, कौन से कंपोनेंट की बात कर रहा है, डेट की बात कर रहा है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन देना है। पहला है कि दोनों एजर्शन रीजन ट्रू है। सेकेंड है एजर्शन रीजन ट्रू है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन नहीं दे रहा है। एजर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, एजर्शन फॉल है, रीजन ट्रू है। तो इसके लिए एक पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसको। पहले हम लोग एजर्शन वाला पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द ट्रेड ऑफ थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ए कंपनी शुड एम टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंसिंग। यह हमारा एजर्शन है। यह स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि ट्रेड ऑफ थ्योरी सजेस्ट करता है कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर तभी होगा जहां पे मार्जिनल बेनिफिट ऑफ डेट, यानी कि डेट का मार्जिनल बेनिफिट इक्वल होगा मार्जिनल कॉस्ट के। मार्जिनल बेनिफिट का मतलब क्या हो गया कि आपको टैक्स बेनिफिट हो रहा है। अब मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया कि आपको इंटरेस्ट देना है। तो जितना भैया टैक्स बचा रहे हो आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो मार्जिनल बेनिफिट मार्जिनल कॉस्ट इक्वल है। कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का यूज करते हैं। तो बेसिकली आपका ट्रेड ऑफ थ्योरी क्या करता है? ट्रेड ऑफ थ्योरी कहता है कैपिटल स्ट्रक्चर का कि आप अगर डेट उठा रहे हो तो एक तो आपको इंटरेस्ट देना है, खर्चा बन रहा है, तो क्यों उठाना, लोन क्यों लेना जब खर्चा ही बन रहा है, लेकिन आपका टैक्स भी बेनिफिट हो रहा है। तो मार्जिनल बेनिफिट और मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे इक्वल है। यही ट्रेड ऑफ थ्योरी है। तो सही है, बिल्कुल सही है। कंपनी शुड एम टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द बेनिफिट एंड कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंसिंग, बिल्कुल सही बात। इसका रीज़न यही है कि ट्रेड ऑफ थ्योरी क्या कहता है कि आपका सही या ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होगा जब इस डेट को हम यूज कर रहे हैं तो इसका मार्जिनल बेनिफिट और मार्जिनल कॉस्ट आपका क्या इक्वल हो। मार्जिनल बेनिफिट में आपका क्या आ जाएगा? टैक्स शील्ड, मतलब कि आप सीधे सीधे क्या करोगे, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट घटाओगे तो प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स बचेगा, टैक्स बेनिफिट। वाइल द कॉस्ट में क्या आएगा? कोई इंटरेस्ट देना है, ऊपर से आपके पास रिस्क भी क्रिएट हो रहा है। आपको रिस्क क्या क्रिएट हो रहा है कि आपको लोन रिपेमेंट करना नहीं करोगे तो आप फिर बैंकरप्ट हो गए, आप डिफॉल्टर कहलाओगे। तो ये है, तो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल बेनिफिट इक्वल है। तो ये आपका सही एक्सप्लेनेशन है, यानी कि आंसर 1 हो जाएगा। बोथ द assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion। 9 का ए।
10 नंबर है मॉडर्न अप्रोच टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 तरह के डिसीजन लिए जाते हैं। पहला डिसीजन होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में कंपनी डिसाइड करती है कि ऑर्गेनाइजेशन को कितना फाइनेंस की ज़रूरत है और ये फाइनेंस कहाँ से अवेलेबल होगा। साथ में करेंट का भी देखती है और फ्यूचर में भी फाइनेंस की ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये फाइनेंस कहाँ से आएगा, फाइनेंस का सोर्स क्या क्या होंगे, ताकि कंपनी के पास समय पे फाइनेंस अवेलेबल हो। तो ये आपका फाइनेंसिंग डिसीजन हो गया। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में एसेट्स को पिक किया जाता है कि हम किस एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट करें। डिविडेंड डिसीजन में डिसाइड किया जाता है कि कंपनी प्रॉफिट का कितना हिस्सा डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर को दे। तो बेसिकली 3 तरह का ही डिसीजन होते हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लिए जाते हैं। ऑप्शन डी आपका मिस हो गया, यहाँ लिख देते हैं ऑल ऑफ दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तीनों तरह का सभी डिसीजन है, तीनों तरह के डिसीजन लिए जाते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर डे 14। आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ सकते हो, थोड़ा सा बेसिक मजबूत रहेगा तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। बिजनेस स्टडीज क्लास 12 ये प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, और 3 यूनिट है, यूनिट 9.1, 9.2, 9.3, ये तीनों यूनिट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट कवर है, तो आप इसको देख सकते हो। तो चलो आप लोग का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन बढ़िया से हो रहा होगा, उम्मीद है ये लेक्चर समझ में आया होगा, ये भी उम्मीद है। अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको फिर से रिपीट करके देख लोगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहो। आप सबको ऑल द बेस्ट, थैंक यू।